दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 66 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए हैं और एम करते हैं 70 सब्सक्राइबर्स का। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मौत का रहस्य। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शुरू होती है कानपुर की रहने वाली अदिति शुक्ला से। अदिति कानपुर विद्या मंदिर कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। वह बहुत ही शांत स्वभाव की सुलझी हुई लड़की है। सभी उसके इतने अच्छे स्वभाव के कारण उसको बहुत प्यार करते हैं। अदिति अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है। उसके पापा एक निजी बैंक में मैनेजर हैं और उसकी मम्मी गृहिणी है। अदिति की ग्रेजुएशन पूरी होते ही उसके मम्मी पापा ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। अदिति के अच्छे स्वभाव के कारण उसको काफ़ी रिश्ते आए और आखिरकार अदिति की शादी दिल्ली के रहने वाले ईशान के साथ तय हो गई। अदिति की ही तरह ईशान भी घर का इकलौता लड़का था। उसके घर में ईशान के अलावा उसके मम्मी पापा थे। ईशान दिल्ली की ही कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा कमा लेता था। अदिति बहुत खुश थी कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। लड़के वालों ने तो अदिति को देखते ही अपनी बहू मान लिया। 1 महीने के बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकला। अदिति लाल रंग के जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। देखते ही देखते धूमधाम से अदिति और ईशान की शादी हो गई और अदिति अपने ससुराल आ गई। उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया और अपने सास ससुर की सेवा में जुट गई। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अदिति के ससुराल वाले भी अदिति जैसी बहू पाकर बहुत खुश थे। ऐसे ही ईशान और अदिति की शादी को 1 साल पूरा हो गया। कुछ दिनों बाद अदिति के घर वालों के पास उसके ससुराल वालों का फ़ोन गया कि अदिति हम सबको छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई है। ये सुनते ही अदिति के मम्मी पापा के तो पैरों के तले से ज़मीन ही खिसक गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो दोनों कानपुर से दिल्ली के लिए निकल गए। अदिति को मृत पड़ा देख उसकी माँ तो बेहोश होकर ही गिर पड़ी। सबका रो रो कर बुरा हाल था। इसी तरह अदिति की अंतिम विदाई की रस्म पूरी हुई। अदिति के मम्मी पापा भी घर वापस आ गए। वो दोनों तो अभी भी सदमे में ही थे। फिर जैसे तैसे उन्होंने एक दूसरे को संभाला। ऐसे ही 3 महीने मगर गुजर गए। एक दिन अदिति के पापा ने ईशान से बात की। अदिति के पापा, बेटा भगवान का लिखा कौन बदल सकता है। जो होना था हो गया। हमारा कोई बेटा नहीं है, पर हमने तो तुम्हें ही अपना बेटा माना है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और दूसरी शादी कर लो। ईशान, नहीं पापा, मैं अदिति को धोखा नहीं दे सकता। फिर क्या हुआ जो अदिति हमें छोड़कर चली गई तो मैं उसकी यादों के सहारे ही ज़िंदगी गुजार लूँगा। अदिति के पापा, बेटा सुनकर खुशी हुई कि तुम अदिति से अभी भी इतना प्यार करते हो। बेटा अदिति भी तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हें इस हालत में देखकर उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। कम से कम अदिति की आत्मा की शांति के लिए ही मान जाओ। ईशान, पापा अगर मेरा ऐसा करने से अदिति की आत्मा को शांति मिलेगी तो ठीक है, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अदिति के पापा, धन्यवाद बेटा। ईशान, पर पापा मेरी एक शर्त है। अदिति के पापा, कैसी शर्त बेटा। ईशान, पापा मैं शादी तभी करूँगा जब वो लड़की बिल्कुल अदिति जैसी ही होगी। अदिति के पापा, तो समझो तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। ईशान, वो कैसे। अदिति के पापा, बेटा अदिति की मौसी की बेटी तन्वी बिल्कुल अदिति की परछाई है। ईशान, तन्वी, पर मैंने तो इससे पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। अदिति के पापा, वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारी शादी के समय वो अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गई हुई थी और परीक्षा के कारण वो तुम्हारी शादी में आ नहीं पाई थी, पर अब वो पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई है। ईशान, पर क्या वो और उसके घर वाले इस शादी के लिए राज़ी होंगे। अदिति के पापा, तुम चिंता मत करो, मैंने सबसे बात कर ली है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ईशान, तो ठीक है, मैं भी मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ। फिर ईशान ने अपनी मम्मी पापा को सारी बात बता दी। उसके मम्मी पापा भी इस शादी के लिए मान गए।
कुछ दिनों के बाद सादे तरीके से ईशान और तन्वी की शादी हो गई। जैसा कि अदिति के पापा ने कहा था, तन्वी बिल्कुल ही अदिति की परछाई थी। वो अपने सास ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे ईशान ने भी तन्वी को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। सब बहुत खुश थे। एक दिन ईशान के परिवार को उनके रिश्तेदारों के यहाँ से शादी का न्योता आया। सब वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए, पर तन्वी की तबीयत कुछ ठीक ना होने के कारण उसने सबसे कहा, तन्वी, मैं आप सबके साथ नहीं जा पाऊँगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप सब चले जाइए। ईशान, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास रुक जाता हूँ, मम्मी पापा चले जाएंगे। तन्वी, नहीं नहीं, अगर आप नहीं जाओगे तो मुझे लगेगा कि मेरी वजह से आपका जाना कैंसिल हो गया। आप जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर में दर्द है, दवाई लेकर सो जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ईशान, चलो ठीक है, पर अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तन्वी, ठीक है। फिर सब शादी के लिए चले जाते हैं। तन्वी भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाती है और घर की तलाशी लेने लग जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तन्वी अपने ही घर में कि इस तरह से तलाशी क्यों ले रही है, तो वो आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा। तलाशी लेते लेते उसके हाथ में कुछ पेपर लग जाते हैं। जब वो उन पेपरों को पढ़ती है तो कुछ समय के लिए वह स्थिर हो जाती है। फिर जैसे तैसे वो खुद को संभालती है और खुद से कहती है, तन्वी, ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात किसी को भी पता कैसे नहीं चली? मुझे बस इस बात की तह तक पहुंचना होगा। तन्वी उन पेपरों की फ़ोटो खींचकर उन पेपरों के वापस उसी जगह पर रख देती है। तन्वी अभी बाकी की तलाशी ले ही रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है। तन्वी जल्दी से सब सही करके दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने ईशान खड़ा था। तन्वी उससे पूछती है, तन्वी, अरे आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? ईशान, बस तुम्हारी चिंता हो रही थी तो वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए मैं वापस आ गया। इतना कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं। ईशान से तन्वी से पूछता है, ईशान, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तन्वी, अब ठीक है, मैंने दवाई ली थी, बस सोने ही जा रही थी। ईशान, अच्छा ठीक है, चलो आराम कर लो। फिर तन्वी और ईशान सोने चले जाते हैं। अगले दिन ईशान के ऑफिस जाने के बाद तन्वी भी बाज़ार जाने का बोलकर घर से निकल जाती है और काफ़ी समय बाद घर वापस आती है। घर वापस आकर वो सीधे अपने रूम में जाती है और ईशान का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही ईशान घर आता है तो तन्वी सबको खाना खिलाती है। फिर सब सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाकर तन्वी ईशान से कहती है, तन्वी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ईशान, हाँ पूछो। तन्वी, दीदी की प्रेगनेंसी की इतनी बड़ी बात आपने हम सबसे क्यों छुपाई? ईशान, मैं और अदिति सबको बताने ही वाले थे कि सबने सोचा एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके सबको सरप्राइज़ देंगे। तन्वी, अच्छा, सच में सबको सरप्राइज़ ही देना था या इतने समय में ये पता करना था कि दीदी के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की? ईशान, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं इन सब घटिया बातों के बारे में सोचूंगा? ईशान के इतना कहते ही तन्वी वो पेपर ईशान के मुंह पर दे मारती है और कहती है, तन्वी, अगर ऐसा है तो ये सब क्या है? ईशान जैसे ही उन पेपरों को पढ़ता है तो वो भी कुछ समय के लिए स्थिर रह जाता है। तभी तन्वी बोलती है, तन्वी, अब क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो गए? यही सोच रहे हो ना कि मुझे ये सब कैसे पता लगा? तो सुनो, मैंने ये शादी ही इसलिए की थी ताकि मैं पता लगा सकूं कि आखिर दीदी की मौत कैसे हुई। क्योंकि जब आप लोगों ने बोला कि दीदी की मौत तबीयत ख़राब की वजह से हुई है तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी एक दिन पहले ही दीदी से बात हुई थी और वो बिल्कुल ठीक थी। इसलिए मैंने अपने आप से शादी की और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मेरी दीदी मरी नहीं, बिल्कुल आप लोगों ने मिलकर उन्हें मार दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका होने वाला बच्चा लड़की था और आप लोगों को लड़का चाहिए था। इसलिए आप लोगों ने दीदी का अबॉर्शन करवा दिया, जबकि डॉक्टर ने आपको अच्छे से बताया था कि अबॉर्शन करने से दीदी की जान को खतरा है।
पर आप लोगों ने बिना उनकी परवाह किए उनका अबॉर्शन करवा दिया, जिससे उनकी जान चली गई। और बड़ी सफाई से सबको ये बोल दिया कि तबीयत ख़राब होने की वजह से उनकी जान चली गई। अब तन्वी बोल ही रही थी कि ईशान बोल पड़ा। ईशान, भगवान के लिए चुप हो जाओ तन्वी, मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो अदिति को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, फिर भला मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूँ। अदिति की मौत के 2 दिन पहले ही मुझे ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। तुम चाहो तो ऑफिस में पता कर सकती हो, पर जिसने भी ये सब किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तन्वी ईशान की बातों पर यकीन कर लेती है और ईशान से कहती है, तन्वी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा आपने ही दीदी की जान ली है। असली गुनहगारों को पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। फिर तन्वी पूरा प्लान ईशान को बता देती है। ईशान भी तन्वी के इस प्लान में उसका साथ देता है। अगले दिन वो दोनों ईशान की मम्मी पापा से कहते हैं कि तन्वी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सब खुश होते हैं। उसके सास ससुर उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तन्वी और ईशान को समझ में नहीं आता कि ये सब किसने। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और ईशान घर में सबसे कहता है, ईशान मुझे ऑफिस में काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो आप दोनों तन्वी का ख्याल रखना। अगले दिन घर ईशान में चला जाता है। थोड़ी देर बाद तन्वी के पेट में अचानक दर्द उठता है। वो सोचती है कि ऐसे कैसे अचानक दर्द हो सकता है। वो अपनी सास को इस बारे में बताती है तो उसके सास ससुर उसे अस्पताल ले जाते हैं। कुछ टेस्ट करवा कर वो उसे घर ले आते हैं और उससे कहते हैं कि तन्वी तुम्हें इस बच्चे को गिराना पड़ेगा क्योंकि ये लड़की है और हमें लड़का चाहिए। तुम दोनों बहनों ने लगता है कसम ही खा रखी है कि हमें इस घर का वारिस नहीं दोगी। पहले तुम्हारी बहन अदिति की भी इसी वजह से जान गई और लगता है कि अब तुम्हें भी तुम्हारी बहन के पास पहुंचाना ही पड़ेगा। ये बोलकर दोनों तन्वी की तरफ बढ़ने ही लगते हैं कि तभी ईशान वहाँ पुलिस के साथ आ जाता है और उनको गिरफ्तार करवा देता है। उनके जाने के बाद ईशान अदिति को याद करके रोने लगता है। तन्वी उसे संभालती है। अदिति के मम्मी पापा को भी जब ये बात पता लगती है तो वो भी रोने लगते हैं और तन्वी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तन्वी की वजह से ही अदिति के गुनहगारों को सज़ा मिल पाई थी। तो आई होप गाइज़ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में हमें बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।